नाजरीन, ये जो लोग खुद आना चाहते हैं ये सारा प्रोसेस दोबारा करके आए हैं। जो नया बंदा आना चाहता है वो भी सेम ही प्रोसेस है, कुछ थोड़ा बहुत फर्क है, वो उनके लिए भी मुकम्मल मालूमाती ये वीडियो होगी। तो मैंने कहा आप मुझे वीज़ा दें तो मैं आ जाता हूँ आपके पास। अच्छा, तो फिर इन्होंने मुझे वीज़ा दिया, यहाँ के जो कागज़ अच्छा, वगैरह वीजा किस तरह दिया आपको? क्या क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे? जमा करवा के फिर कितने दिन इंतजार किया? उन्होंने मुझे 4 हफ्ते का टाइम दिया। अच्छा, 4 हफ्ते के बाद आपका रेफरेंस नंबर आएगा। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पे क्या मामला थे? बहुत सारे लोगों को जो है वो ऑफलोड कर दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज रब करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद किया जाता है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि भाई हम खुद कैसे टर्की जा सकते हैं बगैर एजेंटों को पैसे दिए, खुद जो है वो फीसें वगैरह पे करके हम कैसे टर्की जा सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई हम टर्की से डिपोर्ट हुए हैं और अब हम दोबारा कैसे जो है वो टर्की जा सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है राना साहब, इनसे बातचीत करते हैं। ये अभी खुद सारा प्रोसेस करके टर्की पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं और सारा प्रोसेस आपको बताते हैं कि ये किस तरह कर पाए हैं। ये अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है भाईजान? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक हो? मौला की बड़ी करम नवाजी है। आप सबसे पहले हमें बताएं कि आप पाकिस्तान किस जगह से हैं और अपना नाम बताएं। मैं लियाकतपुर के रहने वाला हूँ। ठीक और है। मेरा नाम राना जुल्फ़कार है। आप पहली दफ़ा टर्की कब आए थे और वापस कब गए और अब दोबारा जो है वो कब आए हैं? मैं पहले 2017 में आया था टर्की, ठीक है। अनलीगल तरीके से। अच्छा, तो फिर 2022 में मैंने आउट पास लगवाया और पाकिस्तान चला गया था डिपोर्ट होकर। अच्छा, खुद आपने आउट पास लगवाया था? आप पकड़े वगैरह नहीं थे गए? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से लगवाया था। और जाते हुए आपने कोई फीस वगैरह तो नहीं थी पे की एयरपोर्ट पे, जुर्माना जिसे कहते हैं? नहीं, मैंने सिर्फ एक अपने टिकट खरीदी थी। अच्छा नाजरीन, ये जो लोग खुद आना चाहते हैं ये सारा प्रोसेस दोबारा करके आए हैं। जो नया बंदा आना चाहता है वो भी सेम ही प्रोसेस है, कुछ थोड़ा बहुत फर्क है, वो उनके लिए भी मुकम्मल मालूमाती ये वीडियो होगी। अच्छा, आप पाकिस्तान कितना अरसा रहे हैं आने से पहले? पाकिस्तान में रह के आया हूँ 3.5 साल। अच्छा, तो आप उन 3.5 सालों में आपका यहाँ पे राब्ता था अपने मालिकों के साथ या कोई नहीं था? क्या मामला थे? कभी ईद पे SMS कर लेते थे या अच्छा। कोई फेसबुक पे वीडियो लाइक कर लेते थे। अच्छा, तो क्या वजह बनी कि आपने खुद इनको कहा कि मुझे बुलाएं या इन्होंने कहा कि आप आ जाओ? क्या वजह थी? वैसे ही मैंने एक स्टेटस लगाया था अपने व्हाट्सएप पे, गोइंग टू दुबई। अच्छा। तो जो तुर्की के मेरे ओनर हैं वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड थे। अच्छा। उन्होंने वो देख लिया तो उन्होंने मुझे SMS किया कि आप तुर्की आ जाओ, दुबई ना जाओ। ठीक है। तो मैंने कहा आप मुझे वीज़ा दें तो मैं आ जाता हूँ आपके पास। अच्छा। तो फिर इन्होंने मुझे वीज़ा दिया, यहाँ के जो कागज़ अच्छा, वगैरह वीज़ा किस डॉक्यूमेंट। तरह दिया आपको? क्या क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे? मुझे एक इनविटेशन सेंड किया था इन्होंने अच्छा। और वो मैं लेके आना तो लिया गया। ठीक है। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा इसके लिए और डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। अच्छा। तो मैंने उनके जो उन्होंने रिजेक्ट किए थे उन पे उन्होंने मार्क कर दिया था। ठीक है। तो वो फिर सारी उसकी तस्वीर बनाई, मैंने अपने ओनर को सेंड अच्छा, कर दी। एक मिनट नाजरीन, जो लोग नए आना चाहते हैं ना, खुद आना चाहते हैं, उनका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले उनको यहाँ से किसी कंपनी में, जिस कंपनी में उनका भाई या कोई अजीज या कोई रिश्तेदार काम कर रहा है, उसने यहाँ से कंपनी की तरफ से इनविटेशन भिजवाना है वहाँ पे। अच्छा, फिर उन्होंने आपको कोई लिस्ट बना के दी डॉक्यूमेंट्स की कि ये डॉक्यूमेंट मिस हैं? जी, जो मिस थे उन पे उन्होंने मार्क कर दिया था उनको। वो उसकी अच्छा। मैंने पिक बनाई और अपनी ओनर को सेंड कर दी वो। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे पता है ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अच्छा। तो मैं सुबह आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किए लेकिन एक एग्रीमेंट सेंड नहीं हो सका मुझे। अच्छा। उसके लिए मुझे 2-3 दिन लगे। 2-3 दिन के बाद वो मुझे मिला और मैं फिर अनातोलिया जमा करवाने के लिए दोबारा से फिर गया। अच्छा। वहाँ पे मैंने जमा करवाया, जितने भी डॉक्यूमेंट थे सारे कंप्लीट थे मेरे। तो मैंने वीज़े की फ़ीस पे की, वहाँ पे उन्होंने जमा कर लिया। अच्छा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट थे ये सारे आपको वो व्हाट्सएप PDF में करते थे? कोई फिजिकली भी आपने किसी बंदे के थ्रू भी टर्की से डॉक्यूमेंट मंगवाया था या सारे PDF में आए थे और आपने वही डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट निकलवा के जमा करवाए हैं? नहीं, सारे डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सएप पे आया करते थे PDF। अच्छा, जमा करवा के फिर कितने दिन इंतज़ार किया? उन्होंने मुझे 4 हफ्ते का टाइम दिया। अच्छा। 4 हफ्ते के बाद आपका रेफरेंस नंबर आएगा। अच्छा। तो 4 हफ्ते से पहले आ गया था मेरा, तकरीबन 18 दिन के बाद। ठीक है। तो वो मैंने अपने ओनर को दिया रेफरेंस नंबर अपना। इन्होंने कहा ठीक है, आपको अनातोलिया से कॉल आएगी दोबारा। अच्छा। तो मुझे फिर अनातोलिया से कॉल आई
कि आप अपना पासपोर्ट दोबारा जमा कराएं यहाँ पे। अच्छा, जब रेफरेंस नंबर आता है वो पासपोर्ट दे देते हैं बंदे को? जी, पासपोर्ट और रेफरेंस नंबर दोनों आपको मिल जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अनातोलिया दोबारा से फिर बुलाती है आपको वीज़ा स्टिकर करने के लिए। ठीक है। तो मुझे अनातोलिया से वीज़ा नहीं मिल रहा था, मेरा वीज़ा इशू हो गया था तुर्की में। तो मेरी उन्होंने कहा आपका वीज़ा इशू हो गया है। अच्छा, 11 इनको यहाँ पे पता चल गया था कि हमारे बंदे का वीज़ा जो है वो इशू हो गया? जी, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको वीज़ा मिला है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मिला। इन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड किया जो वीज़े का डिटेल थी मेरी। अच्छा, तो इस तारीख को आपका वीज़ा इशू है। मेरा वीज़ा इशू हुआ था 2025 11 नवंबर को। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जीमेल की, इन्होंने अनातोलिया को मुझे ऐड करके जीमेल में साथ कि आपको अनातोलिया अभी बुलाएगी। अच्छा। तो 8 घंटे के बाद मुझे अनातोलिया से कॉल आई कि अपना वीज़ा स्टिकर करा लो आप। अच्छा, तो मैं अनातोलिया चला गया, वहाँ से वीज़ा स्टिकर करवाया मैंने अपना। अच्छा, वो मुझे 1 दिन के बाद मिला था लाहौर। ठीक है। उसके बाद फिर क्या प्रोसेस किया आपने? उसके बाद मैं गया प्रोटेक्टर के लिए। अच्छा, वहाँ पे मैं ब्लैक लिस्ट था, जो मैं पहले अनलीगल तरीके से जो आया था। अच्छा, उस वजह से आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था? जी, कितने? जिसको PCL ECL बोलते हैं, वो ब्लैक लिस्ट होता है, आईडी कार्ड। तो वो कितने सालों के लिए होता है, कोई आपको अंदाजा था? कुछ लोग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो सच नहीं बोलते कि 3 साल होता है, 2 साल होता है, 5 साल होता है। आप कितने साल बाद गए थे? मैं 3.5 साल बाद। मतलब अगर 3 साल बाद होता तो आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाना चाहिए था, तो वो नहीं था? नहीं खत्म होना था, वहां से जाके खुद निकलवाना पड़ता है। अच्छा, फिर वहां पे क्या सीन हुआ? वहाँ पे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन गया मैं, जहाँ पे ओवरसीज़ का दफ्तर है इस्लामाबाद। अच्छा, तो वहाँ जो डायरेक्टर साहब थे वो बहुत अच्छे थे। बस वो उनके पास में पेश हुआ तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरीके से अनलीगल तुर्की रह के आया हूँ और मेरा आईडी कार्ड ब्लैक लिस्ट में, मैंने प्रोटेक्टर करवाना है और दोबारा मुझे वीज़ा मिला है, दोबारा मतलब मैं अब प्रॉपर तरीके से जा रहा हूँ, लीगल तरीके से जाना चाह रहा हूँ। वो वाकई इस तरह मामलात हुए या फिर कोई आपने हल्का फुल्का रेफरेंस भी लड़ाया तब जाके ये सारे मामलात हुए? बस थोड़ी सिफारिश भी लड़कवाई। मतलब वो चलता है, सीधा सीधा सारा काम नहीं होता। अच्छा, इतने बड़े ऑफिसर हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ऐसे ही तो टाइम नहीं देते ना। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा 20 मिनट के लिए आप रुक जाएं। अच्छा, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 40 मिनट वेट किया वहाँ पे दफ्तर में, उनके पास बैठा रहा। तो FIA से उन्होंने मेरा स्टेटस निकलवाया मुकम्मल। ठीक है। तो कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे ऊपर कोई केस मतलब कोई केस नहीं था, सिर्फ आप इलीगल वापस गए, अनलीगल बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से मुझे ब्लैक लिस्ट किया हुआ था। उसके बाद मैं प्रोटेक्टर के लिए गया। अच्छा, तो प्रोटेक्टर की फीस होती है 11,200 रुपये, लेकिन पाकिस्तान है ले दे के काम चलता है वहाँ पे। अच्छा, तो मैंने वहाँ पे दिए 47,000 रुपये। मतलब क्या वो कहते थे कि हमें आप ज़्यादा पैसे दें तब हमने करना है? नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं मांगते, वो ये बोलते हैं कि जिस भी कंट्री को तो ये बैन है, अभी नहीं हो सकता। कोई बहाना मेरे वीज़े में 6-7 दिन बाकी थे अच्छा एंट्री में, तो इसलिए मैंने फिर उनको 47,000 रुपये दिया और प्रोटेक्टर अपना आपने कहा कि जैसे तैसे यहाँ से जान छुड़ा निकलना है। अच्छा, फिर प्रोटेक्टर मुकम्मल हो गया। फिर आपका इस दौरान अपने मालिकों के साथ रब्ता था और जो पैसे वगैरह लग रहे थे वो आप अपने पल्ले से लगा रहे थे या मालिक दे रहे थे? वो कंपनी ने लगाने थे यहाँ से, लेकिन जो वीज़ा की फीस है वो मैंने खुद पे की है। अच्छा, जो एम्बेसी में थी? जी, जो प्रोटेक्टर में थे वो भी मैंने खुद लगाए, लेकिन कंपनी ने मुझसे पूछा कि आपको पैसों की ज़रूरत है तो हम सेंड करते हैं आपको। अच्छा, मैंने कहा नहीं, मेरे पास है। ठीक है। तो इसके बाद फिर मैंने कंपनी को SMS किया कि मुझे टिकट चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो कंपनी ने मुझे टिकट 2 दिन के बाद मुहैया की। अच्छा, दे दिया आपको टिकट। उसके बाद बात आ जाती है एयरपोर्ट पे। जी, जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पे क्या मामला थे? बहुत सारे लोगों को जो है वो ऑफलोड कर दिया जाता है इस तरह? 18 फरवरी को टिकट थी मेरी। अच्छा, बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था ऑफलोडिंग का। ठीक है। तो मेरा उन्होंने पासपोर्ट देखा तो तुर्की, मुझे कहा साइड पे हो जाए। अच्छा, तो साहब आ रहे हैं, एक साहब आए, उन्होंने देखा पासपोर्ट वीज़े को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने चेक किया। तकरीबन 10-15 मिनट लगे रहे। ठीक है। मेरी तरफ देखता रहा, पासपोर्ट की तरफ देखता रहा। मैंने उसको, मुलाजिम थे ना यार वो, तो मैंने उनको सिर्फ एक बात बोली कि ये मैंने खुद अपने हाथों से अनातोलिया से हासिल किया है और इसके ये अंदर 2 नंबरी नहीं? 2 नंबरी एजेंटों का वीज़ा नहीं है। अच्छा, तो उसने फिर भी 2-3 बार फिर भी उसको चेक किया। उसके चेक करने के बाद मुझे बोला कि आप बोर्डिंग कार्ड ले लो, मतलब आप क्लियर हैं, आप जा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है वहां पे आप जहाज में बैठे यहाँ टर्की पहुंच गए। अब यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको इन्होंने कोई इशू तो नहीं बनाया? जब मेरा स्टे था उज़्बेकिस्तान का 2 घंटे 25 मिनट का। अच्छा, तो वो स्टे वहाँ पे किया मैंने। वहाँ से उज़्बेकिस्तान से मैं आता तुर्क इस्तांबुल पहुँचा।
अच्छा जब इमिग्रेशन में पहुंचा तो मुझे पुलिस ने रोक लिया, अच्छा तो आप साइड पे हो जाएं। मेरे साथ और भी कंट्रियों के लोग थे, अच्छा। सबको हम तकरीबन 10-12 आपका बंदे थे। पासपोर्ट वगैरह उन्होंने चेक किया तो फिर रोका जी उन्होंने? जी जी जी। अच्छा जो FI बैठी होती है ना इमिग्रेशन, हाँ, यहाँ पे टर्की में। जी, वो उन्होंने मुझे रोक लिया था। अच्छा वो मुझे एक काउंटर पे लेके चले गए, वहाँ पे जुर्माना वगैरह ये रिपोर्ट नहीं करते, ये जुर्माना करते हैं ये लोग। अच्छा। तो उसने मुझे जुर्माना किया 6464 रुपये। तो मैंने 6400 लीरा, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ जी। आप जब यहाँ से गए हैं इलीगल थे तो उसका जुर्माना आपको हाँ का? जी, अच्छा वो पे करना। तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे, पाकिस्तानी पैसे मैं एयरपोर्ट पे दे के आ गया था भाई को। अच्छा तो मैंने कहा ये जुर्माना किस चीज़ का? मुझे बोले आप अनलीगल रह के गए थे यहाँ पे, अच्छा वो जुर्माना है आपको। तो ठीक मैंने है। उसकी पिक ली, अपने ओनर को सेंड कर दी। अच्छा तो ओनर को बताया कि मुझे इतना जुर्माना हो गया है। अच्छा तो उन्होंने कहा आप 10 मिनट रुके, मेरी बात करवाएं यहाँ। मैंने मुलाजिम से बात करवाई उनकी, जो बैठी हुई थी वहाँ पे। अच्छा तो उन्होंने उनको तरीक़ाकार बताया उसको पे करने का, क्योंकि वो तो एयरपोर्ट के अंदर आ नहीं सकते थे। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, उन्होंने कोई कोड दिया उनको, उन्होंने उस कोड के ज़रिए मेरा जो जुर्माना था वो अदा किया। अच्छा। तो 20-25 मिनट के बाद मतलब उन्होंने ऑनलाइन वहाँ से बैंक से ही आपका जुर्माना ऐप से अदा कर दिया? बिल्कुल। अच्छा तो मुझे ऑनर की कॉल आती है कि जुर्माना पे हो गया है, आप बाहर आ सकते हैं। तो ठीक है। जो वो पुलिस वाली थी उसने मेरा पासपोर्ट मुझे दे दिया अच्छा और आगे से क्लियर कर दिया मुझे। अच्छा तो इमिग्रेशन पे गया मैं, वहाँ पे दोबारा मेरे फिंगर लगे, तस्वीर ले गई मेरी। अच्छा। तो मुझे बोले आप जा सकते आप टर्की आ गए, खुशामदीद हम भी आपको कहते हैं टर्की में। अब एक बात यह है कि बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग पाकिस्तानी डिपोर्ट होके गए हैं। बात यह है कि सबको क्यों नहीं मालिक उनके बुलाते टर्की में, आपको क्यों बुलाया? इसकी एक हमें शार्ट सी बात बताएं। हैं। मैं जब इस्तांबुल तुर्की आया था ना, जी जी। तो मेरी यहाँ से इस्तांबुल से 1200 किलोमीटर दूर जॉब लगी थी, जो मैंने सिर्फ 17 दिन की। अच्छा उसके बाद मैं इस्तांबुल वापसी आया था। तो इस ओनर के पास मैंने 6 साल कोई 7 माह एक ही जगह पे काम किया। एक ही मालिक के पास काम किया। यहाँ पे मैं सफाई वाला आया था, और जिस दिन मैं आउट पास लेके गया पूरी कंपनी के ऊपर मैं निगरान था। ठीक है, मतलब वो पंजाबी चाहते ना, वह नौकरी भी करो तो किसी बंदे दे पुत्र दी करो। बिल्कुल। मतलब अगर आप किसी जगह एक ही जगह पे काम करेंगे तो आपका मालिक आपका साथ देगा। अगर आप एक महीना कहीं पे अगर 200 कहीं ज़्यादा मिला तो आप वहाँ पे चले जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे तो फिर मालिक साथ नहीं देते। और तो नाजरीन, जो राना साहब काम करते हैं इसकी हम अलहदा एक वीडियो बनाएंगे, वो काम भी आपको दिखाएंगे। याद रहे कि हम किसी भी किस्म की कोई एजेंटी या कंसल्टेंसी नहीं करते, ना ही कमीशन के चक्कर में लोगों को आगे एजेंटों की तरफ रेफर करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक ऑथेंटिक मालूमात पहुंचाना है, ना कि शोबदेबाजियां फैलाना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।